ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। मैं संतोष साथ राजकीय इंटर कॉलेज मेनपुरी से आज आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान में आनुवांशिकी एवं विकास के चैप्टर में जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसके मुख्य टॉपिक है आनुवांशिकी, मेंडलवाद, मेंडल के वंशागत के नियम। आइए देखते हैं आनुवांशिकी किसे कहते हैं। सभी जीवों में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं या उनकी अगली संतानों में वंशागत होकर पहुंचते रहते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने वाले इन्हीं लक्षणों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। इस आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में बेटसन ने किया था, लेकिन मेंडल ने आनुवांशिकी के आधुनिक सिद्धांतों की खोज की, इसलिए मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। देखिए मेंडलवाद, मेंडलवाद क्या है? जैसा कि आप अभी पढ़ रहे थे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आधुनिक आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया, इसलिए उनको आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। छात्रों, ग्रेगर जॉन मेंडल यूरोप के ऑस्ट्रिया देश में ब्रून शहर में एक चर्च में पादरी थे। उस चर्च के बगीचे में मेंडल ने उद्यान मटर यानी पायसम सटाइवम के पौधे पर अपने प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने अपने इन संकरण के प्रयोगों के लिए मटर के 7 तुलनात्मक आनुवांशिक लक्षणों का चयन किया। वो लक्षण कौन कौन से थे? देखिए, पहला था फूलों का रंग, दूसरा था फूलों की स्थिति, तीसरा था तने की लंबाई, चौथा था फली का रंग, पांचवा लक्षण था वो फली की आकृति, छठवां लक्षण था बीजों का आकार और सातवां लक्षण था बीजों का रंग। मेंडल ने मटर के ही पौधों की क्यों चुना? छात्रों, मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, एक ही सीजन में वो अंकुरित होकर के फूल कर फल कर अपना जीवन पूर्ण कर लेता है। उसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता था। उसमें कई कलर के पुष्प उत्पन्न होते हैं, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधों को ही अपने इन संकरण के प्रयोगों के लिए चुना। 1866 में मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों का निष्कर्ष एक पत्रिका में छपा, लेकिन उस समय लोगों ने मेंडल के इन संकरण प्रयोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और इस तरह मेंडल के द्वारा ये किए गए प्रयोगों का निष्कर्ष यूं ही दबा गया। लेकिन इनके इन प्रयोगों के लगभग 34 वर्ष बाद 34 ईयर 34 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक कार्ल लोरेंस, हीगो डिब्रीज और वान शेरमार्क, इन तीनों वैज्ञानिकों ने जब आनुवांशिकी पर अपने प्रयोग किए और अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने वही निष्कर्ष निकाले जो 34 वर्ष पहले ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के पौधे पर अपने संकर प्रयोगों द्वारा निकाल चुके थे। इसलिए उन्हीं नियमों को मेंडल के नियम के नाम से फिर स्थापित किया गया। आज उन्हें ही मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। अब आप पढ़ेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने संकरण प्रयोग किए थे। उन
संकर प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले उन्हीं के अनुसार मेंडल ने जो नियम बनाए उन्हें ही मेंडल के वंशावत के नियम कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाली शुद्ध जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो एक जनक के लक्षण ही प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं। जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इन्हीं लक्षणों के दृष्टिगत होने के कारण इस नियम को प्रभावता का नियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे, मेंडल ने जब मटर की दो शुद्ध प्रजाति वाले विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराया तो उसमें एक शुद्ध प्रजाति के लक्षण ही प्रथम पीढ़ी में दिखाई दिए अर्थात प्रभावी रहे। जैसे मटर के एक लंबे पौधे का संकरण मेंडल ने जब बौने पौधे के साथ कराया तो पहली पीढ़ी में दोनों अर्थात दोनों पौधों के जो लक्षण थे वो दिखाई देते करके केवल लंबे लक्षण ही F1 पीढ़ी में प्रदर्शित हुए। जैसे लंबे को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल टी से, बौने को स्मॉल टी से। आगे देखते हैं, जब टी का ई से, टी का टी से, टी का टी से, ये प्रथम पीढ़ी, इसको F1 से प्रदर्शित करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं प्रथम पीढ़ी में जो भी ये पौधे बनते हैं इन सभी में जो लंबेपन का कैपिटल टी है एक वो पहुंचता है और बौने का जो स्मॉल टी है वो पहुंचता है। इस प्रकार इस पीढ़ी में सभी पौधे जो हैं वो संकर लंबे होते हैं अर्थात इस पीढ़ी में जो लंबेपन का लक्षण है वो प्रभावी रहता है और जो बौनेपन का लक्षण है वो अप्रभावी हो जाता है। यह है मेंडल का पहला नियम। अब आप देखेंगे मेंडल का दूसरा नियम। अभी आपने मेंडल का प्रथम नियम जिसे प्रभावता का नियम कहते हैं पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे मेंडल का जो दूसरा नियम है उसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। जब मेंडल ने दो शुद्ध जनकों के मध्य संकर कराया तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न हुए, लेकिन जब मेंडल ने उन्हीं प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संकर लक्षण वाले पौधों को स्वपरागण द्वारा अगली पीढ़ी के लिए तैयार किया अर्थात दूसरी पीढ़ी के लिए, तो पाया
कि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी रहा था वो लक्षण गायब नहीं हुआ था, वो दूसरी पीढ़ी में अलग होकर के अर्थात पृथक होकर के अपना प्रदर्शन करता है। इसलिए इस नियम को मेंडल ने पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम नाम दिया। युग्मकों की शुद्धता का नियम। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। जैसे मेंडल ने एक लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के साथ कराया। कैपिटल टी, स्मॉल टी, और प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे जो हैं वो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये प्रथम पीढ़ी अर्थात एप्पल, सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। लेकिन जब इन्हीं पौधों को मेंडल ने अगली पीढ़ी के लिए स्वपरागण द्वारा वाया तो आप देखेंगे इससे 4% जो कुल पौधे उत्पन्न हुए उनमें 2 तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं, कुछ लंबे और कुछ बौने, और उनका अनुपात होता है 3:1। देखेंगे इसमें से दूसरी पीढ़ी में जो उगते हैं वो होते हैं 3 लंबे और 1 बौना। ये दूसरी पीढ़ी होती है। इनमें ये अनुपात आता है 3:1। इसको इस तरह प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये था एप्पल। दूसरी पीढ़ी में इन 2 पौधों को लेते हैं और इनका संग्रह कराते हैं। दोनों कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और दोनों स्मॉल टी। तीन लंबे और 1 बौना। 3:1। जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधों का संग्रह कराया तो पहली पीढ़ी में सभी संकर लंबे उत्पन्न हुए। इनको स्वपरागण द्वारा दूसरी पीढ़ी के लिए तैयार किया तो आप देख रहे हैं लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे उत्पन्न हुए। इनमें जो अनुपात निकला वो 3:1। जब मेंडल ने इनको और आगे तैयार किया तो पाया कि ये 25% जो पौधे थे इनसे अगली पीढ़ी में सभी शुद्ध लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। 50% ये पौधे थे। जब इनको अगली पीढ़ी में स्वपरागण के द्वारा अगली पीढ़ी में तैयार किया तो पाया इनसे पुनः लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं। और ये 25% जो पौधे थे इनको जब अगली पीढ़ी में ले गए तो पता चला इनसे शुद्ध बौने पौधे उत्पन्न होते हैं। इस तरह ये हमें जो फिनोटाइप जो बाहर से लक्षण दिखाई दे रहा था पौधों का वो 3:1 था। अगर हम इनको जीनोटाइप जीनी संरचना के अनुसार देखेंगे तो पाते हैं कि एक
शुद्ध लंबा पौधा होता है, दो संकर लंबे होते हैं और एक शुद्ध पौधा होता है। अर्थात 25% शुद्ध लंबे पौधे, 50% संकर लंबे पौधे और फिर 25% यानी 25% बौने पौधे उत्पन्न होते हैं। इस तरह मेंडल ने ये दूसरा नियम प्रस्तुत किया। इसे पृथक्करण का नियम या युग्मों की शुद्धता का नियम कहते हैं। छात्रों, अब आप पढ़ेंगे मेंडल का तीसरा नियम, जिसे स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं या द्वैसंकर संकर। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत जोड़ों वाले दो पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक शुद्ध जनक वाले एक जोड़ी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, लेकिन प्रथम पीढ़ी में प्राप्त उन पौधों को जब अगली पीढ़ी में उगाया जाता है तो सभी लक्षण अपना पृथक्करण होकर के प्रदर्शन करते हैं। इसलिए इस नियम को स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। चूंकि इसमें एक जोड़ी लक्षण दोनों जनकों में होते हैं और उन लक्षणों का संकरण होता है, इसलिए इसे द्वैसंकर संकरण भी कहते हैं। इसमें मेंडल ने मटर के ऐसे बीजों को चुना जो एक बीज था गोल एवं पीला और दूसरा बीज था झुर्रीदार और हरा। अर्थात यहाँ पर मटर के बीज में दो लक्षण होते हैं, एक रंग का दूसरा आकार का। आइए देखते हैं। एक मटर का बीज जो आकार में गोल रंग में पीला है, दूसरा मटर का बीज जो आकार में झुर्रीदार रंग में हरा है। इस गोल आकार को कैपिटल आर से और पीले रंग को कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह झुर्रीदार आकार को स्मॉल आर से और हरे रंग को स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया जाता है। जब मटर के इन दोनों बीजों को उगा करके इनमें संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 में जितने भी बीज उत्पन्न होते हैं वे सभी संकर बीज होते हैं और आकार में गोल और पीले होते हैं। जब इन बीजों को दूसरी पीढ़ी के लिए उगाते हैं और इनसे हम युग्मक तैयार करते हैं तो आप देखते हैं इनसे 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक तरफ देखेंगे आप ये युग्मक, दूसरी तरफ ये युग्मक आप देखेंगे होते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चूंकि दोनों के बीच संकर है इसी तरह के सेम युग्मक इधर बनते हैं और इनको हम मेंडल के चेकर बोर्ड में रखते हैं और दूसरी पीढ़ी के लिए तैयार बीजों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं ये वाले युग्मकों का संकरण जब इससे करते हैं तो आप देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैपिटल आर गोल आकार का लक्षण है, कैपिटल वाई पीले रंग का लक्षण है। इस तरह से ये पौधा जो है वो गोल पीला बीज होता है। इसी प्रकार अगर इस वाले युग्मक का संकरण इस वाले युग्मक से होता है तो देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अर्थात दोनों कैपिटल आर हैं तो ये बीज आकार में हो गया गोल और एक वाई कैपिटल है दूसरा वाई स्मॉल है। मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार जो पहले जनक का लक्षण है वो दूसरे पर प्रभावी होता है। अतः यहाँ कैपिटल वाई का जो जीन है
वो स्मॉल वाई पर प्रभावी है, अतः इसका रंग भी पीला होगा। इसी प्रकार यहां देखेंगे जब इसका संकलन यहां करते हैं तो कैपिटल आर का स्मॉल आर से, कैपिटल वाई से ये भी बीज है वो आकार में गोल और रंग में पीला होता है। यहां पर आते हैं कैपिटल आर का स्मॉल आर से, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से, ये भी बीज होगा आकार में गोल और रंग में पीला। इसी तरह यहां पर देखते हैं इस वाले युग्मक का संकरण इस वाले से, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी होगा आकार में गोल और रंग में पीला। यहां देखेंगे दोनों कैपिटल आर और दोनों वाई छोटी, तो कैपिटल आर आकार में गोल, दोनों कैपिटल वाई देखेंगे हरे रंग का प्रदर्शन करती है, इसलिए गोल और ये बीज होगा हरा। यहां पर देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई है कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर आकार में गोल, कैपिटल वाई है तो पीला, गोल और पीला, ये भी बीज गोल और पीला। अब देखें कैपिटल आर का स्मॉल आर से और कैपिटल स्मॉल वाई और स्मॉल वाई दोनों हरे रंग का प्रदर्शन है, तो ये बीज हुआ गोल और हरा। इधर देखें कैपिटल आर है स्मॉल आर के साथ, दोनों वाई कैपिटल है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये गोल और पीला होगा। ऐसे इसमें देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी होगा गोल और पीला। यहां पर आएंगे दोनों स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल झुर्रीदार का प्रतीक है, तो ये वाला हुआ बीज झुर्रीदार, और दोनों कैपिटल वाई है तो पीला, झुर्रीदार पीला, ये भी झुर्रीदार पीला। इधर देखेंगे ये दोनों कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, तो ये गोल है, दोनों स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर लक्षण है गोल का और ये हरे का, तो ये हुआ गोल हरा। ये देखेंगे दोनों स्मॉल आर है, इसमें झुर्रीदार है, कैपिटल वाई है वो पीले का है, तो ये झुर्रीदार पीला। और ये बच्चा झुर्रीदार हरा। आइए देखते हैं इस तरह से मेंडल ने ये तीसरा जो नियम प्रतिपादित किया, इसमें जो अनुपात आया विभिन्न प्रकार के पौधों का, वो आता है 9:3:3:1, अर्थात उनमें 9 पौधे होते हैं गोल पीले, और 3 होते हैं गोल हरे, 3 होते हैं झुर्रीदार पीले, और 1 होता है झुर्रीदार हरा। इस तरह से जब मटर के 2 बीजों के बीच यानी गोल पीले और झुर्रीदार हरे 2 मटर के बीजों के बीच उगा करके संकरण कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी में ये सभी लक्षण पृथक्करण और स्थानांतरित होकर अपना प्रदर्शन करते हैं और 4 तरह के बीज बनते हैं दूसरी पीढ़ी में, जिनका अनुपात
9:3:3:1 होता है, जिसमें आप देख रहे हैं गोल पीले 9, गोल हरे 3, झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरा 1। सभी लक्षण पृथक और स्थानांतरित होकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से ये मेंडल का तीसरा नियम है। छात्रों, अभी आपने जो मेंडल के नियमों का अध्ययन किया है उसका क्या महत्व है, आइए देखते हैं कि मेंडल ने जो अपने संकरण के प्रयोग किए थे उनके माध्यम से हम अगली पीढ़ी की जो संतानें होती हैं उनके लक्षणों का हमें ज्ञान हो जाता है। प्रभावी और अप्रभावी जो लक्षण होते हैं उनमें अंतर ज्ञात हो जाता है। शुद्ध और अशुद्ध प्रजातियों के बारे में हमें पता चलता है। मेंडलवाद के नियमों से हम उच्च लक्षण वाली पादप प्रजातियों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्नतशील पादप प्रजातियों को बनाकर हम उत्पादन की क्षमता बढ़ा सकते हैं और जो भी आनुवांशिक रोग हैं उनका हमें पता चल सकता है और उनका हम निदान कर सकते हैं। छात्रों, अब तक जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 1, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए। दूसरा, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। तीसरा, अगर हम लाल पुष्प वाले मटर के पौधे का संक्रमण सफेद पुष्प वाले मटर के पौधे के साथ कराते हैं तो हमें प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार के पुष्प वाले मटर के पौधे प्राप्त होंगे। अगला देखेंगे, मेंडल के दूसरे नियम का नाम क्या है और आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। जो आपने अभी टॉपिक पढ़ा है ये सभी प्रश्न उसी टॉपिक पर आधारित हैं। आप अच्छी तरह से जब पूरे वीडियो को सुनेंगे तो उनमें इन क्वेश्चनों के आपको आंसर मिलेंगे।